अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेहता। हुकूमत और इमरान खान साहब की जानिब से चीनी शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 6 बड़े ग्रुपों को जिम्मेदार ठहराया गया है जो कीमतों में बढ़ोतरी आई और इसके अलावा चीनी की मुल्क में शॉर्टेज हुई। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 51% शुगर इंडस्ट्री को ये 6 बड़े ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं और हर सियासी जमात में ये तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं। बड़े इल्जाम आयद किए गए हैं और इसमें बहुत ही ज्यादा शुगर माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने की भी कोशिश इस रिपोर्ट में की गई है। बड़े इल्जाम जो इन रिपोर्ट के मुताबिक शुगर माफिया पर लगाए गए हैं, उसके मुताबिक कीमतें नाजायज तौर पर शुगर माफिया ने बढ़ाई, सट्टेबाजी में भी ये माफिया इन्वॉल्व है, टैक्स चोरी भी की गई है, बेनामीदार में भी मुलव्वस है, गैर कानूनी सब्सिडी लेता है तमाम शुगर माफिया और ये फ्रॉड के जरिए लेता है, गलत फिगर फर्जिंग करता है जिसके बाद इसको सब्सिडी मिलती है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज्यादा होती हैं, यहाँ पर कीमतें कम बताई जाती हैं और ऐसा भी माजी में होता रहा है कि किसी भी इदारे ने प्रूव करने की भी कोशिश नहीं की है कि अब अगर सब्सिडी दी जा रही है तो ये मेरिट पर है भी या नहीं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि किसान का बहुत ज्यादा इस्तेहसाल करता है ये माफिया। कटौती की जाती है गन्ने के वजन में 15 से 30% तक कटौती की जाती है और यह भी बताया गया है कि टीटी के जरिए बहुत सारा पैसा दुबई, अमेरिका और दीगर ममालिक से भी आया है और जो शुगर बरामद की गई अफगानिस्तान में खास तौर पर उसके जो बरामद और दरामद का फर्क था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नंबर्स में, वो भी बहुत वाज़ेह है जिससे जाहिर होता है कि जो बरामद जाहिर की गई है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि बरामद का बहुत कम हिस्सा जो है बाहर भेजा गया है, लेकिन उस पर सब्सिडी जरूर ली गई और यह भी रिपोर्ट में बताया गया है कि माजी में तो ऐसा भी होता रहा है कि डॉलर्स का ज़र मवादला बैंक्स में जमा करवाकर उस पर सब्सिडी लेता रहा है। ये माफिया इतनी बड़ी चोरी में भी इन्वॉल्व रहा है। इसके अलावा एक और भी गैर कानूनी जो अमल है शुगर माफिया की जानिब से वो भी पॉइंट आउट किया गया है कि क्रशिंग यूनिट्स जो हैं उनकी मिकदार में, उनकी तादाद में इजाफा किया गया जो कि गैर कानूनी है। वो इसी तरह से है जैसे शुगर मिल का, शुगर फैक्ट्री का एक लाइसेंस अलहदा से ले लेना, इस पर भी बात की है और ये भी कहा है कि ये मुमकिन तौर पर और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कहा जा सकता है कि ये कार्टल है जो अवाम का इस्तेहसाल करता है और मुसलसल किए जा रहा है। इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2018 से अगस्त 2019 का डेटा लिया गया था और इसके मुताबिक 100 अरब रुपए नाजायज तरीके से कमाए गए हैं। लेकिन चीनी का बहरान बुनियादी तौर पर जून 2018 के बाद शुरू हुआ था जो तकरीबन अभी तक भी जारी है। अभी भी 80-85 रुपए चीनी की कीमत है। इसका मतलब ये है कि 200 अरब रुपया तकरीबन इस 1.5 साल के दौरान ये शुगर माफिया कमा चुके हैं। बड़े भरपूर तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा इदारों की कारकर्दगी, उनकी ज़ुबू हाली पर भी सवालात उठाए गए हैं और ये बताया गया है कि FBR हो, CCP हो या कोई भी दिगर गवर्नमेंट का इदारा हो, वो गन्ने की बुआई और गन्ने की बरामद से लेकर हर जगह पर बुरी तरह से नाकाम हुआ है। ये इदारों का निकम्मापन और नाकारापन 20 महीनों में नहीं जाहिर हुआ है, बल्कि इसके लिए भी बहुत साल लगे हैं। 2015 से 2020 के दौरान तमाम सब्सिडी और तमाम चीज़ों का जायजा इस कमीशन की जानिब से लिया गया। ताहम जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो ये कहते हैं कि अभी भी इमरान खान साहब ने अपने आप को, असद उमर को, उस्मान बुज़दार को, रज़ाक दाऊद को बचाने की कोशिश की है। इस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि माफियाज हमारे मुल्क में किस तरह से छाए हुए हैं और किस तरह से पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं और गरीब आवाम के टैक्सों का पैसा किस तरह अपने इस्तेमाल में लाते हैं। हुकूमत का ये क्रेडिट है या नहीं है, चूंकि माजी में हमने देखा है कि कभी भी कोई भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। इस पर भी बात करेंगे और इदारों की ज़ुबू हाली पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं, इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इफ्तिखार अहमद साहब से शुरू करना चाहता हूँ। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से माफिया की निशानदेही की गई है, इस माफिया को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि किस तरह से अवाम की जेबों से पैसा निकालता है। हर तरह का फ्रॉड इस रिपोर्ट के मुताबिक इस शुगर माफिया ने किया है। बेटला साहब, मुझे लगता है कि बाएं बाजू की कोई किताब आपने मुझे पढ़ के सुनाई है जिसमें बाएं बाजू वाले इस निज़ाम के बारे में अपने ख्यालात का खुल के इजहार करते हैं और ये जितने लफ्ज आपने मुझे सुनाए हैं ये सारे के सारे उन मकालों में, उन किताबों में तहरीर किए हुए हैं। मासवाए
कि इस रिपोर्ट के नीचे किसी का नाम लिखा होगा कि किसने ये कंपाइल की। उन मकालों में, उन हैंडबिल्स के अंदर, उन पोस्टर्स में, उन किताबों में, उन तर्जियों में जिन लोगों का नाम लिखा होता है, माजी में उनको पाकिस्तान दुश्मन समझा गया, उनको किलों में डाला गया, और आज तो वो बहुत कम रह गए हैं। इस मुल्क के एक माफिया को आप रो रहे हैं। माफिया के मुताबिक पूरा मुल्क माफिया के हाथ में है। शुगर के साथ आटे का भी लफ्ज शुरू हुआ था, तो कहीं दब गया, वो भूल गए। और फिर उसके साथ करीब करीब कहीं ये बात भी हुई थी कि दवाइयों वाला मसला भी कुछ था, कोई गड़बड़ थी दवाइयों के मसले में भी। फिर ये मसला भी था कि जो बड़े बड़े तालीमी अदारे हैं जहाँ पे लाखों रुपए की फीसें ली जाती हैं, और वहाँ के जो टीचर्स हैं, असातिज़ा जो हैं, उनकी तनख्वाहें भी उतनी नहीं है जितना पैसा वो कमाते हैं। किस माफिया का रोना हम रोएं? शुगर माफिया? भाई मेरे से जो चीनी मैंने खरीदी, भला मैंने 10 किलो खरीदी, उस 10 किलो चीनी में जो ज्यादा पैसे मैंने दिए, क्या इस कमीशन की रिपोर्ट से वो मुझे वापस मिल जाएंगे? क्या बकौल जैसा आपने वाइंड अप किया अपने इंट्रो को कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं क्या प्राइसेस नीचे आ गई हैं? और ये सिर्फ एक माफिया नहीं है, ये पूरा समाज हमारा इन माफिया के हाथ में है। ये तो पता नहीं, आपने कुछ कम नाम लिए, पता नहीं कितनी तादाद आप बता रहे थे शुगर मिल्स की। अगर गौर करें तो ये और 88, तो अगर गौर करें तो ये 88 और बिजनेसेस में भी मौजूद है ये नाम। जी बिल्कुल है। अगर ये नाम मौजूद नहीं है तो उनके बच्चों के, बेटों के, भाइयों के, भतीजों के, इनके दमादों के, इनकी बीवियों के, इनकी बेटियों के, इनकी बहुओं के नाम होंगे। जी बिल्कुल है। ये तो सिलसिला बढ़ता जाएगा, तो ये तो जाके खत्म होगा पूरे समाज को बदलने के ऊपर। और ये समाज इस वक्त सरमायादार के हाथ में है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल सही है। मैं देखूंगा कभी किसी को सजा हो इस बुनियाद पर कि उसने पाकिस्तान के तमाम कवानीन का खुलेआम मजाक उड़ाया। बिल्कुल सही है। और उसने खुद फैसले किए। मैं मान जाऊंगा खुद फैसले कर रहा था कि चीनी अफगानिस्तान भेज दो। भाई वो फैसला करने वाली नशिस्तों पे भी मौजूद है, बिल्कुल सही। माफ कीजिएगा, जस्टिस देने वाली नशिस्तों भी मौजूद है, हमारी हिफाजत करने वाली नशिस्तों पे भी मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। बिल्कुल सही है। आज तो आप शुगर माफिया की बात, इफ्तिखार साहब आपकी इजाजत से मैं डॉक्टर फरूख साहब को इंक्लूड करना चाहता हूँ। जी मैं इजाजत दो जी, मैं बुरी बातें कर रहा हूँ, आप कड़वी बातें हैं, ये अब फर्क साहब जाने और आप जाने, मैं तो सुनूंगा। नहीं कड़वी बातें सुनना चाहते हैं सर, ये इस्तेसाली तबके का कोई ना कोई इलाज जरूर होना चाहिए। फरूख सलीम साहब से भी मैं इनपुट लेना चाहता हूँ। फरूख सलीम साहब, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो ईसीपी हो या दूसरे ईसीसी हो, सीसीपी हो, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, के तमाम इदारों को मेंशन किया गया है कि ये तो इस इस्तेसाली तबके और शुगर माफिया के हाथों यरगमाल है और ये मोहरे हैं इसके हाथों में। ये दो क्रेडिट्स पहले मैं देना चाहता हूँ। एक तो रिपोर्ट बड़ी प्रोफेशनली लिखी गई है, बहुत फोकस्ड है, और जो जिम्मेदारी रिपोर्ट लिखने वालों के कंधों पे डाली गई थी वो मैं समझता हूँ बहुत हद तक उन्होंने पूरी कर दी। दूसरा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत को जरूर जाता है कि उन्होंने ये रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया आपको, और मुझे साफ और वाज़ेह तौर पे बता दिया कि कौन टीका लगा रहा है और कौन बेनिफिट हासिल कर रहा है। अब रिपोर्ट के ऊपर आ जाइए तो आपने 100 बिलियन रुपए का जिक्र किया जो कि एक्सेसिव प्रॉफिट है, जो कि मुनाफा कमाया 2 महीने का 100 अरब रुपए का एक मुनाफा है, एक टीका है जो पाकिस्तानियों को लगाया गया। उसको अगर आप गौर से देखें तो बनता ये हिसाब है कि गरीब की जेब से 100 अरब रुपया निकला है और तकरीबन 88 मिल मालकान जो हैं, शुगर मिल वाले, उनकी जेब में मुंतकिल हो गया है। तो 100 अरब रुपया मुंतकिल हुआ है
गरीब की जेब से अमीर की जेब में गया है। लेकिन इसका एक सहूलतकार भी है, किसी ने कानून साजी भी की है कि ये मुंतकिली हो सके, उसमें हुकूमत के बहुत सारे अपने इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ट्राइएंगल आप समझ लीजिए, एक तरफ गरीब है जिसकी जेब से पैसा निकल रहा है, दूसरी तरफ ये 88 लोग हैं जिनकी जेब में पैसा जा रहा है, और तीसरा हुक्मरान तबका है जो इस मुंतकिली का हिस्सा बन रहा है या उसको फैसिलिटेट कर रहा है, एज सहूलतकार जो है वो एक्ट कर रहा है। लेकिन नाम बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने दे दिए हैं रिपोर्ट के अंदर। जहांगीर खान तरीन साहब का नाम आ रहा है, खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली का नाम है, सलमान शहबाज साहब का नाम है, चौधरी इदरीस साहब का नाम है, एक शमीम खान साहब है जो कहा जाता है कि जहांगीर तरीन साहब के कज़न हैं, उनका नाम है, अनवर मजीद साहब हैं जिनका ताल्लुक जरदारी साहब के ग्रुप से निकलता है, ओमनी ग्रुप का नाम है। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लिख दी। अच्छा, दो चार चीजें शायद इसमें बड़ी मजे की हैं, लुत्फअंदोज मैं उनको कहूंगा। आप सोचिए कि ये कहते हैं कि हम उस्मान बुज़दार साहब के पास गए और उनको हमने बताया कि आपने फलानी तारीख को एक मीटिंग होल्ड की थी जो आप चेयर कर रहे थे, और उसमें आपने 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। उस्मान बुज़दार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, वो कहते हैं भाई मैं तो भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं है। तो 300 करोड़ रुपया ट्रेजरी से निकला, आपके और मेरे टैक्स का पैसा हुकूमती तिजोरी से निकला और उन्हीं 88 शुगर मिल मालकान को मिल गया, और जो देने वाला है वो कह रहा है कि भाई मुझे तो याद नहीं है। फिर आपको याद हो कि जहांगीर तरीन साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि सारा मुल्क जानता है कि मैं बड़े ईमानदारी से अपने टैक्सेस देता हूं और मैं एक ईमानदार बिजनेसमैन हूं। रिपोर्ट ये कहती है जी, रिपोर्ट ये कह रही है कि एक पीरियड के दौरान कोई तकरीबन 5.5 अरब रुपए की जो चीनी जहांगीर तरीन साहब की मिलों में बिकी, उसमें से कोई 4 अरब रुपए की चीनी बेनामी की चीनी थी। यानी कि सारे शुगर मिल मालकान जो 700-750 अरब रुपए की चीनी बेचते हैं, उसमें से 517 अरब रुपए की चीनी जो है वो बेनामी की चीनी है, यानी कि वो बेनामी के अकाउंट्स में जा रही है। तो बेनामी का काम चल रहा है। फिर आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे शुगर एक्सपोर्टर्स जो हैं, शुगर मिल मालकान, वो ये कह रहे हैं कि हमने 23 लाख टन चीनी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर दी। जब अफगानिस्तान से पूछा जाता कहते हैं भाई हमें तो सिर्फ 15 लाख टन मिली है, यानी कि बीच में से 8 लाख टन चीनी जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 40-45 अरब रुपए, तो 40-45 अरब रुपए की चीनी वहां से कहीं गायब हो गई। अब उसके ऊपर भी किसी ने मुनाफा कमाया। तो ये 2-4 चीजें बड़ी लुत्फअंदोज हैं शायद। जी, आपकी इजाजत से एक छोटे से ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सुहेल बड़ाई साहब भी हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। इफ्तिखार साहब, देखिए सियासतदानों की करप्शन, बददियानती और उनकी बैड गवर्नेंस के हवाले से हम बहुत बात करते हैं, लेकिन ये माफिया तो सियासतदानों से बहुत ज्यादा करप्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के, स्टेट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और देखिए कितने बिलियन ऑफ रुपीज इसने एक्सट्रैक्ट कर लिए आम आवाम की जेबों से। इफ्तिखार साहब, ये जेल जा सकेंगे? इनको कोई पूछने वाला है? हाँ, बड़ा ही अच्छा सवाल है। मेरी ख्वाहिश यही थी जब मैं नौजवान था और मैं सड़कों पे नारे मारता था और तब्दीली का मुतालबा करता था, और मैं कहता था सरमायादारों से इनकी मिलें छीन लो और मजदूरों के हवाले कर दो, तो लोग कहते थे ये पागलों का एक टोला है। तो हम उस वक्त भी कहते थे कि ये तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे एक दोस्त थे जुबैर राना साहब, अल्लाह ताला उनको बख्शिश करे, वो कहते थे कि ये जो पानी का बोतल है ये तुम एक दिन खरीद के पिया करोगे। हम कहते थे जुबैर राना शायद मूड में है आज, अजीब बातें कर रहा है, यानी पानी की बोतल हम खरीद के पिया करेंगे, पानी हमारा बोतल हम खरीदा करेंगे। वो वक्त आ गया कि हमने पानी की बोतलें खरीदनी शुरू की या नहीं की ना। तो मैं तो भाई इस सारे धंधे में कहता हूँ कोई साफ नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा किया, ये नाम शाम आगे बच बचा हो जाएगा, किसी को सजा नहीं मिलेगी, चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं है। पता नहीं, अभी मेरे फारूक सलीम भाई बता रहे थे, मुझे तो ये फिगर भी याद नहीं रहते, पहले करोड़ों की बात होती थी, अब अरबों की, अब खरबों की बात होती है। तो वो जिस चीफ मिनिस्टर को बेचारे को यही पता ना हो कि उसने एक मीटिंग में ऐसा एक फैसला किया तो मैं क्या बिगाड़ लूंगा और उसको कौन सजा देगा भाई। वो पकड़े हुए हैं जो आपने पिछले 2 साल 2.5 साल से, बिल्कुल सही, उनमें से कितने लोगों को सजा हो गई।
और रोज रोज शहजाद अकबर साहब नाम का एक आदमी है, इतने सारे कागज लेके बैठा होता है, कोई घर बता रहा है, कोई नाम बता रहा है, कोई नंबर्स बता रहा है घरों के, गाड़ियों के नंबर, गाड़ियों के नाम, क्या नहीं हमें बताया जा रहा। और भाई बताया तुम्हें सब कुछ जा रहा है। मैंने कहा ना कि आपने जो बातें की ये बाएं बाजू के किसी अच्छी किताब का एक हिस्सा तो लगती है मुझे, लेकिन ये एक और सरकार की सतह पे आई है। मेरे दिल की आवाज भी है इफ्तिखार साहब। मेरे दिल की तो आवाज इससे भी ज्यादा यार। देखो सिंपल बात है कि अगर आप मनी ट्रेल नहीं दे सकते जी, अगर इफ्तिखार अहमद अपनी कारों की, अपने घर की मनी ट्रेल नहीं दे सकता, he should be punished according to the laws of the land. बिल्कुल सही है। Okay? May it be इफ्तिखार अहमद, may it be जहांगीर तरीन, may it be इमरान खान, may it be नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और असद ज़रदारी। बिल्कुल सही है। इन्होंने सारा निजाम खरीदा हुआ है, इन्होंने सारे निजाम को हाईजैक किया हुआ है। मैंने पहले कहा कि आपने वो 88 की बात की, आपने उसी रिपोर्ट में देखो इनमें से एक आदमी के और कितने कारोबार हैं। हवाई जहाजों का कारोबार उसका है, गन्ने का कारोबार उसका है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का कारोबार उसका है, और पता नहीं और भी बहुत सारे हैं, मेरी याददाश्त काम नहीं करती। एक आदमी की बात कर रहा हूँ। अब उन कारोबारों में जब जाएंगे आप, जब हवाई जहाजों की उस फर्म में जाएंगे तो पता लगेगा उसमें तो और लोग भी शामिल हैं जो पुर्जे खरीदते हैं और पुर्जे उसी जहाज में ले आते हैं, और उसमें वो लोग भी शामिल है जो सब कुछ उसी जहाज में लेके आते हैं। ना उस जहाज, एक सेकंड, ना उस जहाज की लैंडिंग का पता लगता है, कब लैंड हुआ, कब फ्लाई किया, कब पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकला, कब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, और जब दाखिल हुआ तो उसमें क्या आया। बिल्कुल सही है। क्या बात कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं यार। हमें क्या, हमें तो ये खुश कर दिया ये रिपोर्ट ने। बिल्कुल खुश भी किया है, लेकिन आप समझते हैं शायद कार्रवाई ना हो सके। इफ्तिखार साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, आपकी इजाजत से। एक इसको फिक्रे को मुकम्मल कर दें। क्या कार्रवाई होगी भाई, क्या कार्रवाई होगी? मेरे पैसे मुझे वापस करो। बिल्कुल सही। जितने महीनों में मैंने महंगी चीनी खरीदी है, इतने 100 रुपया मेरे अकाउंट में आप जमा करा दें। बिल्कुल सही। हर आदमी के अकाउंट में जमा कराओ जिसे आपने लूटा है। इसमें रिकमेंडेशन दी गई है कि उन किसानों को जो सब्सिडी और बाकी जो पैसा है वो दिया जाए। इस पर दोबारा भी बात कर लेते हैं। सोहेल बड़ाइच साहब सीनियर सहाफी, कॉलम निगार हमारे साथ हैं। शुगर शाही के नाम से आज इन्होंने कॉलम भी बड़ा जबरदस्त जंग अखबार में लिखा है और इसमें इस्तेसाली तबके के बारे में सारा इन्होंने बयान किया अपने लफ्जों में। सोहेल बड़ाइच साहब, एक तो खुश आमदीद कहूंगा, और दूसरा ये फरमाइएगा कि इस इस्तेसाली तबके के सामने तो तमाम रियासती इदारे मफलूज नजर आते हैं, तो आपको लगता है कि इस इस्तेसाली तबके का कोई एहतसाब हो सकेगा, कोई कार्रवाई हो सकेगी? बड़ी मेहरबानी मिसला साहब, माशाल्लाह यू आर अमर्जिंग ऑन द जर्नलिस्टिक सीन, और आपके पास सीनियर तरीन हमारे दोस्त इफ्तिखार अहमद साहब अभी बात कर रहे थे और मैं उनकी बातें सुन रहा था। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अब सवाल यही है कि खास कर मैंने ये देखा है कि ज़राअत से जुड़े जितनी सनतकारी है उसमें तो इस्तेसाल की हद है। आप देखें कि अगर कोई सरकारी महकमा किसानों से जुड़ा है तो वो लूट मार करता है, पटवार खाना है या कोई और ज़राअत का महकमा है, आप देखेंगे कि वहाँ सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। अगर कोई कपास जमींदारों से लेता है तो वो पैसे बनाता है, अगर चावल खरीदता है तो वो बनाता है, और अगर शुगर खरीदता है, गन्ना खरीदता है, वो पैसे बनाता है। और बेचारा जो काश्तकार है वो सबसे मजलूम है, सबसे ज्यादा इस्तेसाल उसका होता है और उसकी कोई आवाज भी नहीं है। शहर के लोगों की कुछ आवाज होती है, सनतकार जो है ये अपनी लाबियां और माफिया बना लेते हैं, लेकिन एक गरीब काश्तकार जो बेचारा जमीन के सीने पे हल चला के सारे मुल्क को खिलाता है, अनाज उगाता है, उसकी कोई आवाज भी नहीं सुनता। उसका जब उसकी फसल आती है तो रेट गिर जाता है, जब ये आड़तियों के पास चली जाती है तो रेट जो ऊपर चला जाता है। तो आप इस पे मेरा ख्याल है कि प्लाइट ऑफ दी एग्रीकल्चर है, इस पे कोई कमीशन बैठना चाहिए, और जो ज्यादतियां एक काश्तकार के साथ होती हैं उनका कोई मदावा करना चाहिए। अब ये शुगर स्कैंडल देखें कि भाई काश्तकार जो हैं
वो तो बेचारे भूखों मर रहे हैं, उनको तो कई कई साल अदायगियां नहीं हुई शुगर की। और ये जो है ये अल्ले चलले कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट से भी सब्सिडी ले रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर आगे जमींदारों को कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सुहेल बड़ाई साहब, आप ही से मैं दूसरा जो एस्पेक्ट है जो हम डिस्कस करना चाहते थे उससे आगाज कर लेता हूं। ये फरमाइएगा कि बहुत सारा ये एक आर्गूमेंट मौजूद है कि इमरान खान साहब ने बड़ा ही काबिल सताइश काम किया है जो रिपोर्ट पब्लिक की है। माजी में हमने इसकी बड़ी रेयर एग्जांपल्स देखी हैं। आपके ख्याल में ये क्रेडिट जाता है हुकूमत को, इमरान खान साहब को? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया उन्होंने, बड़ा लोगों को एक्सपोज किया और इस लॉबी को भी जो है वो एक्सपोज किया। लेकिन ऐसे एक्सपोजर का क्या फायदा कि आप जहांगीर तरीन से नाराज हैं तो उसको तो आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिस चीफ मिनिस्टर ने ये फैसला किया और जो वज़रा आपके साथ कैबिनेट में बैठे हैं उनको आप बचाना चाहते हैं, तो फिर आपका जो इंसाफ और आपका ये जो फैसला है फिर इस पर सवाल उठेंगे। या तो फिर आप मुकम्मल इंसाफ करें और जितने जितने लोग इसमें मुल्ज़म है सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो पैसा जो है गलत तौर पे उन्हें मिला है वो काश्तकारों को लौटाया जाए। और अगर नहीं तो भाई फिर ये तो फिर आप अपनी मुखालफत जो है उसका बदला ले रहे हैं, आप फिर लोगों के का इस्तेसाल का बदला तो नहीं ले रहे। बिल्कुल सही। तो सुहेल बड़ाई साहब, आपने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा भी आज आपने कॉलम में लिखा है, मैकेलवी का वो फिक्रा है कि किसी के बाप को अगर कत्ल कर दिया जाए तो उसकी माफी मिल सकती है, उसके वरसा जो है माफ कर देंगे, लेकिन अगर किसी का कारोबार और जमीन छीन ली जाए तो वो उसकी माफी नहीं है बल्कि इंतकाम लेता है। आपको लगता है तरीन साहब, चौधरी बिरादरान या जिन दिगर लोगों का नाम आया है वो जरूर इमरान खान साहब से इंतकाम लेंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये आज ये तय हो गया है कि ये लोग जिन जिन के नाम आए हैं इस इंक्वायरी में, ये तो अगले इलेक्शन में इमरान खान के साथ नहीं होंगे। और हाँ, अभी वो अपना उनके लिए सूट ये करता है उन्हें कि भाई अभी वो लड़ाई ना लें, लेकिन क्योंकि इस वक्त रैथ ऑफ द गवर्नमेंट को वो फेस नहीं करना चाहते, इससे बचना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये जब एक दफा शगाफ पड़ जाता है, खलीज पड़ जाती है, आप किसी को इस तरह से ब्लेम कर देते हैं तो फिर जाहिर है उसके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब ये कैसे होगा कि खुसरो बख्तियार साहब जो हैं उनके एक भाई को आपने ब्लेम कर दिया है और खुसरो बख्तियार साहब को आप कैबिनेट में रखना चाहते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन होगा? अब चौधरी परवेज इलाही साहब अगर स्पीकर हैं आपके इत्तेहादी और उनके बेटे को आपने मुल्ज़म करार दे दिया तो ये किस तरह, ये कॉन्ट्राडिक्शन किस तरह रिजॉल्व होगी? तो इसका रिजॉल्व कर ये गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी, ये रिजॉल्व वो लोग खुद ही करेंगे और वो मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे। बिल्कुल सही है। तो एक छोटे से ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर फारूक सलीम से इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। फारूक सलीम साहब, ये फरमाइएगा, जहांगीर तरीन साहब जब ये बात करते हैं कि उनका जो कारोबार है बहुत ही साफ और शफाफ है, जबकि इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो अंडर इन्वाइसिंग में भी इन्वॉल्व है, ओवर इन्वाइसिंग में भी इन्वॉल्व है और उसमें भी डबल बुकिंग में भी इन्वॉल्व है, तो मुझे ये बताइए कि जहांगीर तरीन साहब के इन क्लेम्स को माना जा सकता है? देखिए, जो इल्जामात इस रिपोर्ट में लगाए गए हैं, 3 बड़े इल्जामात हैं। पहला है कि गैर कानूनी मुनाफा कमाया गया है, दूसरा है कि बेनामी की लेन देन की गई है और तीसरा है कि टैक्स की चोरी की गई। टैक्स की चोरी कोई 33 अरब की बताई जा रही है। अगर सिर्फ JGW जो आपने जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया तो उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि 71% जितनी चीनी उन्होंने बेची है, जो 5-5.5 अरब की, उसमें से 71% चीनी जो है वो बेनामी के अकाउंट्स में बेची गई है। और फिर आमिर वारिस साहब का नाम रिपोर्ट में लिखा गया है जो शायद मुलाजिम हैं जहांगीर तरीन साहब के, और बताया गया है कि उन्होंने 1 साल के अंदर कोई 250 करोड़ रुपया कैश मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से निकाला था। अब ये जानना होगा कि वो कैश क्यों निकाला गया और वो कैश कहां गया। और ऐसा भी किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जो पाकिस्तानी रुपए है उससे डॉलर्स खरीदे गए हैं और फिर उनको डिपॉजिट करवाया गया है जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते हैं उनमें। अच्छा, अब शाहिद साहब 2 बातें कही हैं। एक, इफ्तिखार साहब ने कहा कि उन्होंने चीनी जो महंगी खरीदी है उसके पैसे वो चाहते हैं कि उनको वापस मिल जाए,
ऐसा होने वाला नहीं है। फिर सुहेल साहब ने कहा कि जो किया गया है फार्मर्स के साथ उनको पैसे वापस मिल जाएं। देखिए, सारी कार्रवाई में से पैसा वैसा किसी को कोई वापस नहीं मिलना। जो किया और जो पी गए वो वापस निकालने वाले नहीं है। यहाँ पे हमने दो चीजें देखी हैं, एक है एक्सपोर्ट का मामला और एक है सब्सिडी का मामला। अब एक्सपोर्ट की इजाजत देना सिर्फ विफाकी हुकूमत दे सकती है। फेडरल हुकूमत आपको एक्सपोर्ट की इजाजत दे सकती है, सूबाई हुकूमत नहीं दे सकती। तो अगर एक्सपोर्ट हुई है तो इजाजत सूबाई हुकूमत ने दी है, तो जिम्मेदार विफाकी हुकूमत ही ठहरती है। जो सब्सिडी दी गई है पिछले साल में, वो सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत ने दी है और वो पंजाब काबीना ने दी है। तो सब्सिडी के हवाले से जो जिम्मेदार है वो प्रोविंशियल हुकूमत है, वहां पे भी पीटीआई की हुकूमत है, और जो एक्सपोर्ट अलाउ करने की जिसने इजाजत दी है वो विफाकी काबीना है या ईसीसी है या विफाकी हुकूमत है, और वहां पे भी हुकूमत पीटीआई की है। फारूक साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करते हुए अगर ये बात पूछूं कि ये बड़ा अनफेयर नहीं हो जाएगा इस कमीशन की रिपोर्ट और गवर्नमेंट के साथ कि देखें 3 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी गई है, लेकिन हम उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तकरीबन 32 अरब रुपए की और भी सब्सिडी 4 सालों में दी गई है, लेकिन हम उनको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल वाजिब है। ये जो कारोबार पीटीआई की हुकूमत के दौरान चल रहा है, ये इनके दौरान नहीं, ये पुरानी हुकूमतों के दौरान भी इसी किस्म का मामला चलता रहा। हमारा इशू ये है कि ये तब्दीली के नाम पे हुकूमत आई थी। इन्होंने वादा किया था अपने वोटर से कि जिस तरह रियासत का कारोबार चल रहा है अब वैसा नहीं चलेगा। तो तब्दीली कोई नहीं आई, एग्जैक्टली वही काम, सब्सिडीज का काम, एक्सपोर्ट का काम, और जिसको मैं कहता हूँ रिवर्स रॉबिनहुड। आपको याद होगा कि बचपन में हम रॉबिनहुड की कहानी सुना करते थे। और रॉबिनहुड का क्या काम था कि वो अमीर आदमी की जेब से पैसा निकाल के गरीब आदमी की जेब में डालता था। हमारी हुकूमत जो है ये रिवर्स रॉबिनहुड है। बिल्कुल सही है। मैं दोबारा भी आता हूँ फारूक सलीम साहब, आपकी इजाजत से मैं इफ्तिखार साहब की तरफ जाना चाहूंगा। इफ्तिखार साहब, ये तासुर कितना दुरुस्त है कि असद उमर को बचा लिया गया, रजाक दाऊद को बचा लिया गया, उस्मान बुज़दार को बचा लिया गया, और जो जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई है। और खास तौर पर जब ओमनी ग्रुप की बात की जाती है, उसका टोटल जो शेयर बनता है वो 1.65% बनता है, बड़ा माइनर सा शेयर है। देखिए मतलब साहब, मैं तो कहता हूँ कि वो दोनों जो है ना घर, वो 2-2.5 साल हो गए हैं, क्या उनकी वजह से अब पाकिस्तान को आप तबाह करना चाहते हैं? अभी आपने एक सवाल किया कि इफ्तिखार साहब और फरुख साहब और शेरवलाय साहब, आप इन पैसों की लूट मार पे तो शोर मचा रहे हैं, तो जो माजी में हुआ, और भाई फरुख साहब ने जवाब दिया है, माजी के लोगों को सजा देने के लिए इनको लाया गया था। जी बिल्कुल। तो अगर इन्होंने भी वही काम करने हैं, और वो कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, और कर भी ऐसे रहे हैं कि इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर है वो वसीम अकरम, वो कहता है मुझे याद ही नहीं ऐसी कोई मीटिंग हुई थी। यानी क्या खूबसूरत बात की उसने। और मेरा दोस्त सुहेल चौंका हमारी देहाती बैकग्राउंड का है। जी जी जी। हम पेंडियों का हाल ये है कि हमारा गन्ना एक जमाने में रावाली शुगर मिल जाया करता था, रावाली शुगर मिल बंद हो गई, उसकी जमीन भी बिक गई, और वो पर्चियां आज भी हमारे पास पड़ी हुई है जिन पर्चियों के अगेंस्ट हमने पैसे लेने थे। बिल्कुल। और भाई हम आम काश्तकारों के साथ कोई नहीं है। ये जो काश्तकारों के नाम पे फ्रॉड चलाया जा रहा है ना सब्सिडी का, ये भी बहुत खौफनाक एक चक्कर है। अब खुद देखें कि जहांगीर तरीन क्या काश्तकार है या सनतकार है, पहले ये तय करें। जी बिल्कुल। और ये जो मसला आ गया है कि जिसके पास पैसा आ रहा है वो जमीन खरीद के, पानी के मोगों को तोड़ के, नहरी पानी को तोड़ के, पानी की चोरी करके गन्ने की काश्त करता है। दुनिया में जो स्टडी है वो है कि गन्ना सबसे ज्यादा पानी पीता है। तो इतना पानी आता कहां से है उनके पास कि 1000 एकड़ के ऊपर काश्त होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम ट्रालियां लेके जाते हैं तो हमारी जो ट्रालियां लाइन में खड़ी होती हैं, और उसकी जो उसका कांटा है, जिसको हम जो पंजाबी में कंडा कहते हैं, उसके कंडे के ऊपर जो तोल है उसमें भी हमारे से धोखा होता है। और फिर वो कहता है कि जनाब ये जो आप मेरे पास गन्ना लेके आए हो इसका रस कम हो गया है, इसका शुगर कंटेंट कम हो गया है, तो पैसे भी कम देता है। मुझे समझ नहीं आती ये लोग चाहते ये हैं कौन। और ये
ये कौन है, कौन ये लोग भाई? ये नहीं, ये हर जगह पे ये है मेरे यार। मैं गालिबन आपको अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मेरे दोस्त। नहीं बिल्कुल भाई हर जगह पे ये है, यही कानून बनाते हैं। क्या कानून क्या सुने, एक जमाने में इक़्तिदार की बात हो रही थी तो मैं मैरियट होटल में जाता था अपने नौकरी की साइट पे, तो मेजों के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही होती थी, यार एक परमिट ते लै दे अफगानिस्तान का। तो दूसरा आदमी कहता था जिस चीज का तू परमिट मुझसे कह रहा है मैं तुम्हें ले दूंगी, तो तुम कारोबार ही नहीं करते हो। वो उसको वो कह नहीं, सुनो वो कहता क्या था, उसको कहता था कारोबार की क्या बात करते हो, हमें सिर्फ परमिट चाहिए, सिर्फ परमिट। ये कागजों में खुद ब खुद ही जाएगी चीज, खुद ब खुद ही वापस आ जाएगी। तो जनाब शुगर तो उनके पड़ी हुई है कारखानों में, उनके पड़ी है गोदामों में, वो शुगर चली भी गई, बिल्कुल सही है। उस पर रिबेट भी क्लेम करना है, उस पर पैसे भी कमाने हैं, और भाई किधर ले जा रहे हो? इस पे भी तो बात करो। किसी को सजा नहीं होगी। और सुहेल ने सही कहा कि दिस इज ए प्रेशर ऑन चौधरीज एंड ऑन दिस जहांगीर तरीन। बिल्कुल बिकॉज आई वॉश है, आप समझते हैं ये डिसीजन है वॉश, बिकॉज चौधरीज के और उनके दरमियान इख्तिलाफात खुल के सामने आ गए थे। और वो जो MNA है, मुझे उसका नाम भूल रहा है, चौधरीज का जो है, वो मोटा सा तगड़ा था, ये तारिक बशीर चीमे की जो मुलाकात हुई है इमरान खान से आखिरी, वो काफी तीखी मुलाकात थी, और इमरान को ऐसी तीखी बातें नहीं भाती। उसी का अच्छा मैं निबड़ लेता हूँ। जहांगीर तरीन की बात हो रही थी, हम लोग हमारे लिखारे लिख रहे थे, और 24 आदमी को लगे ने, 36 आदमी गए ने, उन्हें कहा अच्छा मैं थोड़े 36 आदमी का मदद करना, तो तुहाडा मैं शौक पूरा करना। तो शौक पूरा हो गया। और सुहेल ने अच्छा लफ्ज कहा, पता नहीं वो क्या था, और सर एक परीक्षा देखते से भाजी है, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, मायूस हो जाए, फिर हम मायूस हो जाए। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, दोबारा मायूस नहीं हो, नो जी हम अपनी जंग जारी रखेंगे, हम खराबियों की निशानदेही करेंगे, हम चोरियों की निशानदेही करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेने की इजाजत दें, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी टॉपिक पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सुहेल बड़ाई साहब, इदारों की ज़बूं हाली की भी बात की गई है कि हर इदारा परफॉर्म करने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। कोई 10 इदारों के नाम लिए गए हैं, FBR हो, CCP हो, स्टेट बैंक हो, डिप्टी कमिश्नर्स के रोल को भी इसमें डिस्कस किया गया है कि वो भी बुरी तरह से नाकाम हुए। क्या वजह है हमारे इदारे किसी भी तरह से किसी भी कैपेसिटी में परफॉर्म करने से कासिर हैं? ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बात तो दुरुस्त है कि सारे अदारे इसी तरह हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में और इससे पिछली जो सारी रिपोर्ट्स हैं इनमें एक खामी है। दुनिया में मैंने देखा, बरतानिया में या अमेरिका में, मसलन 9/11 कमीशन रिपोर्ट पढ़े, या आप बरतानिया में लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स की रिपोर्ट पढ़े, तो वो करते ये हैं कि पहले वो खामियों की निशानदेही करते हैं, लेकिन उसके बाद अगला हिस्सा होता है कि ये खामियां कैसे दूर की जाए, लॉ के अंदर कैसे अमेंडमेंट की जाए, इसके अंदर क्या क्या ऐसी इस्लाहात की जाए कि जिससे ये ना हो। तो हमारे यहाँ ये जो इंक्वायरियां हैं, ये जो JITs हैं, फलाना है, ये करप्शन को तो बड़ा एक्सपोज करती हैं माजी की, लेकिन आगे का कोई एजेंडा नहीं देती। अब ये FIA की ये रिपोर्ट है कि ये सब बैंक में गलत है, सब स्वाय FIA के सब ठीक है। तो भाई सवाल यह है कि क्या इसके बाद वो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसके लिए ना कोई लेजिस्लेशन होगी, ना उसको रोकने का कोई तरीका होगा। जो बाकी दुनिया की अक़वाम है, जब वो एक दफा गलती हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं आइंदा गलती ना हो। हम वही गलती बार बार करते हैं, वही यही जो शुगर माफिया है, ये कोई आज से तो नहीं, ये बार बार यही काम करता है। आज ये एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि आज अगर ये एक्सपोज हुए हैं तो उनके ऊपर लेजिस्लेशन की जाए, उन महकमों को जहां जहां गलतियां हैं, जहां जहां से ये लोग फायदा उठाते हैं उसको रोका जाए, किसान को किस तरह से कंपनसेट किया जा सकता है वो किया जाए। तो ये बेसिकली तो हमेशा हुकूमतें इसलिए होती हैं, कमीशन इसलिए होते हैं कि वो जहां गलतियों की निशानदेही करें वो आइंदा इस्लाह की भी निशानदेही। बिल्कुल सही है। तो वो हमारे यहाँ वो पार्ट टोटली लैकिंग है।
सोहेल साहब, इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 12% से ज्यादा शेयर्स हैं खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल्स के, और उनके अपने भी शेयर्स हैं। नैब में उनके अगेंस्ट एक मुकदमा भी है। इतने बड़े शेयर होल्डर को इस रिपोर्ट के मुताबिक पिनलाइज नहीं किया जा सकता है, उनको स्पेयर किया गया है। इसकी वजूहत खालिस्तन सियासी हैं। जी सर, यही तो मैंने शुरू में कहा कि ये इफेक्टिव नहीं होगी रिपोर्ट। उसकी वजह यह है कि अगर आप कुछ लोगों को छोड़ देंगे और कुछ लोगों को पिनलाइज कर देंगे और सेम उनका क्राइम होगा, तो फिर कैसे आप कहेंगे कि जी मैंने इंसाफ किया है। अब जो है, अगर आप सिर्फ जहांगीर तरीन साहब को टारगेट करते हैं या चौधरी को टारगेट करते हैं और बाकियों को नहीं करते, तो भाई जाहिर है बाकी लोग फिर इस पे आवाज उठाएंगे कि भाई ये इनको क्यों किया नहीं जा रहा है। और जो लोग इस वक्त नहीं होंगे, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में वो भी बदला लेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक दो कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगा। एक तो ये कि इस रिपोर्ट में क्लियर हिंट्स ड्रॉप किए गए हैं कि ईसीसी के अप्रूवल की वजह से मुल्क में किल्लत भी आई और कीमतें भी इसी वजह से बढ़ी। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर असद उमर को भी उस तरह से नहीं कहा गया कि ये रिस्पॉन्सिबल है। दो उनके जो रिमार्क्स थे, उनका जो स्टेटमेंट था, उसको नॉन कन्विंसिंग जरूर कहा गया है, लेकिन उनको भी उस तरह से नहीं कहा गया कि इनको भी, इनके अगेंस्ट भी कुछ इंक्वायरी वगैरह प्रोसीड होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि रजाक दाऊद का आपने आज वाले भी कॉलम में लिखा है, हर दूसरे स्कैंडल में उनका नाम आ रहा है। क्यों हर दफा इमरान खान साहब उनको स्पेयर करते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि करप्शन को खत्म करना मतबा नजर नहीं है, कुछ और मकासद हैं। मेरा ख्याल है रजाक दाऊद साहब का तो को कोई इतना प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। वो तो मेरा ख्याल है कि अब ऑन हिज वे आउट हैं और जल्द या बदेर वो आउट हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो फेवरेट हैं खान साहब के, जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, असद उमर हैं, खुसरो बख्तियार हैं, इनको मेरा ख्याल है कि कोई हाथ लगाने का गवर्नमेंट का इरादा नहीं है। और इसलिए ये जो इंक्वायरी है या ये जो शुगर स्कैंडल है, ये बेअसर इसलिए रहेगा कि अगर कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, कुछ लोगों को सजा दी और कुछ को छोड़ दिया गया, तो ये सवाल हमेशा रहेगा कि ये सिर्फ फिर एक सियासी जो थी एक स्टंट था या अपने मुखालफों को जो है वो टिकाने लगाने के लिए। एक ब्रीफ सा कमेंट आपसे रिक्वायर्ड है, वो ये कि क्या इस शुगर माफिया की रिपोर्ट के बाद हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है अगर सारे गैंग अप हो जाते हैं? अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी तो देखें, ये बजट का महीना है और बजट के महीने में और कोरोना के जमाने में सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजीज तो बनाएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बजट के अगले महीने से जो नई सियासत है वो शुरू होगी, अगर कोरोना जो है उसने ज्यादा जोर ना पकड़ा तो। बिल्कुल सही है। फारूक सलीम साहब, आखिरी ब्रीफ सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सब्सिडी को बिल्कुल खत्म क्यों नहीं किया जा सकता है? हर मामले में, हर सेक्टर में, हर अमीर तबके को हम सब्सिडी क्यों देते हैं? खत्म हो सकती है? देखिए, सोहेल साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि आगे का एजेंडा क्या है। रिपोर्ट आ गई, आप भी यही पूछ रहे हैं कि सब्सिडी क्या खत्म हो सकती है। देखिए, आगे का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। इस रिपोर्ट का मकसद क्या है हुकूमत की तरफ से? क्या वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इस रिपोर्ट को इस्तेमाल करेगी, या 22 करोड़ पाकिस्तानी, जिसमें इफ्तिखार साहब, सोहेल साहब भी शामिल हैं, उनका जो पैसा, जो उनको टीके लग रहे हैं, क्या वो टीका बंद हो सकेगा फॉल के साथ? देखिए, चीनी के हवाले तक बहुत ही आसान तरीन आगे का एजेंडा है, बहुत ही सिंपल। उसमें कोई आपको लेजिस्लेशन करने की जरूरत नहीं है। उसमें वजीर आजम साहब ने दो काम करने हैं। पहला काम उन्होंने ये करना है कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी एक्सपोर्ट कर ले, लेकिन हम सब्सिडी नहीं देंगे। दूसरा ये कि जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी इंपोर्ट कर ले, हम किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं। फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ये भी बात होनी चाहिए कि बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है ये इंडस्ट्री, इसको इनरेगुलेट इस तरह से करना चाहिए कि जो भी चाहता है वो बिल्कुल अपनी इंडस्ट्री मिल भी लगा सकता है। इफ्तिखार साहब, आखिरी कमेंट ये चाहूंगा कि सीसीपी और दूसरे इदारे ये भी बात करते हैं कि जब भी किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वो अदालतों से जाके स्टे ऑर्डर ले आता है। अदालतों को भी नहीं चाहिए कि वो प्रॉपर कोई मैकेनिज्म अडॉप्ट करें, कोई भी एक्सपर्टीज अगर किसी चीज में इन्वॉल्व है तो उस पर वर्डिक्ट देते हुए ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए कि रियासत का नुकसान तो नहीं हो रहा। ये सवाल जो सुहेल ने उठाया है, इसका जवाब मिल सकता है अगर सुहेल के सवाल का जवाब दे तो।
अदालतों के पास जो इख्तियारात हैं स्टे करने के, उसके बारे में भी तो गौर होना चाहिए। और ये कोई ऐसी जुर्म की बात तो नहीं है। जी बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स की बात बड़ी की जाती है। फंडामेंटल राइट्स है सब्जेक्ट टू लॉ। बिजनेस के राइट है सब्जेक्ट टू लॉ। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि लूट मार कर दो इन द नेम ऑफ द बिजनेस और इन द नेम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऐसा आइन में नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल सही है। इफ्तिखार अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, सोहेल बड़ाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।